हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस प्रीता पहचान क्लासेस में मैं शेड्यूल के अनुसार लेके आई हूँ किसलय भाग 2 क्लास 9th NRB उर्दू के बच्चों का, जो बिहार बोर्ड का होता है, आपको पता है। आज मैं पाठ 9 लेके आई हूँ। क्रम से मैं आगे बढ़ते चली जा रही हूँ, ठीक है। बरसा बहार, जो कि एक कविता है, जो कि हमारे छायावाद के जनक मुकुंदधर पांडे की एक प्रमुख कविता है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय, यानी मुकुंदधर जी का, पांडे जी का परिचय। उसके बाद कविता परिचय और उसकी व्याख्या भी हम देखेंगे। उसके बाद अंत में प्रश्न अभ्यास की तरफ, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कवि परिचय की तरफ से। कवि परिचय मुकुंदधर पांडे, जिन्हें क्या कहा जाता है, छायावाद के जनक। ये छायावाद क्या है, मैंने पहले भी बताया, फिर भी मैं इशारा कर दूं आपको। छायावाद आधुनिक हिंदी साहित्य का एक प्रमुख धारा है। नहीं, आधुनिक हिंदी साहित्य जब 1857 के बाद आया, जिसके जनक, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जब काल आया, तो उसके बाद आधुनिक काल की बहुत सारी धाराएं आई, जिसके काव्य के, रचना के अपने अपने रूप थे। नहीं, तो उसी क्रम में हमारा छायावाद एक धारा है, एक काल है। तो उसके जनक कौन है, हमारे मुकुंदधर पांडे जी। इनका जन्म 30 सितंबर 1895 गांव बालपुर, जो एक छोटा सा गांव है छत्तीसगढ़ का, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। ये 8 भाई बहनों में थे। इनके पिता का नाम पंडित चिंतामणि पांडे, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। माता देवहूति देवी, ठीक है। इनका पेशा निबंध लेखक, निबंधकार, कवि एवं हर विषय वस्तु में ये बहुत बड़ी विद्वता रखते थे, बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं पूजा के फूल, जो उनका पहला कविता संग्रह है, जो 1916 में प्रकाशित हुआ था। शैलवाला 1916, लक्ष्मा, जो कि उनका अनुदित उपन्यास था, 1917 में प्रकाशित हुआ था, और जिनसे उनको प्रसिद्धि मिली। नहीं, परिश्रम, निबंध, छायावाद और निबंध 1983, छायावाद और श्रेष्ठ निबंध, नियम लिखा गया है, निबंध 1984, ठीक है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्हें लोकल में भी, छत्तीसगढ़ की तरफ से भी बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। विशेष पुरस्कार में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया। कब, 1976 में। और डीलिट की उन्हें उपाधि मिली गई, डिप्लोमा इन लिटरेचर की उपाधि मिली गई, जो उस समय बहुत एक प्रतिष्ठित पद था, आज भी है, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है। तो इनका निधन 6 नवंबर 1889 गांव बैकुंठपुर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। और ये इनका पूरा परिचय था। अब चलिए इनकी कविता परिचय, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, बरसा बहार, वर्षा ऋतु का वर्णन है इसमें। तो चलिए कविता के माध्यम से हम कविता देखें और इसकी व्याख्या देखें। आइए अब कविता बरसा बहार के माध्यम से हम देखें कि मुकुंदधर पांडे जी इसमें कौन सी बातें कह रहे हैं। परिचय में तो हमने जान ही लिया। यहाँ पर वर्षा का जो मतलब मौसम होता है, उसके बारे में सुंदरता से बताया गया है, उसी का वर्णन किया गया है। और ये छायावादी कवि हैं, तो क्या कहते हैं, छायावादी कवि प्रकृति से उनका बहुत निकटतम रिश्ता होता था। वो प्रकृति के बहुत निकट होते थे। सारे छायावादी कवियों ने प्रकृति विशेष पर विशेष रूप से लिखा है। तो चलिए कविता की पंक्ति के माध्यम से इसे हम देखें और देखें वर्षा का स्वागत क्या कैसे हो रहा है, या वर्षा आने से, वर्षा ऋतु आने से प्रकृति का मौसम कैसा हो गया है, वातावरण कितना सुंदर हो गया है, या किस रूप में हो गया है। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छठा अनूठी घनघोर छा रही है।
वर्षा आ चुकी है। गर्मी की तपिश के बाद यहाँ पर कैसा माहौल है, कैसा वातावरण है कि गर्मी खत्म हुई है। गर्मी के उमस को छोड़कर वर्षा रानी बूंदे बरसाकर सबको तृप्त कर रही है। और वर्षा के आने से जो गर्मी की उमस थी, तपिश थी, वह खत्म होकर सबके मन को क्या हो रही है, एकदम से भा रही है। तो वह इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं, वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। नभ में छठा अनूठी। और जो आकाश का रूप है, मतलब छठा क्या होता है, रूप सुंदर नहीं, वह देखो कितनी अनोखी हो गई है, सुंदर हो गई है, घनघोर छा रही है। यानी कि आकाश में चारों तरफ क्या है, घटा है, बादल हैं, छाए हुए हैं। और इससे मन क्या है, प्रफुल्लित है, खुश है कि अब इस तपिश से मुक्ति मिल जाएगी, गर्मी से मुक्ति मिल जाएगी। आगे की पंक्तियाँ, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। तो यहाँ पर और कैसा रूप दिखाया जा रहा है वर्षा का, कि वर्षा ऋतु के आने से, वर्षा के आने से चारों तरफ अभी कैसा माहौल है, बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं, पानी भी बरस रहा है। और जो तेज़ वर्षा हो रही है उसमें बिजली के साथ, चमक के साथ, तो पहाड़ों से जो पानी गिर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि झरने बह रहे हैं। ठीक है, चलती हवा है ठंडी। और कैसा मौसम है, कैसा सुंदर रूप हो गया है कि वर्षा के आने से, वर्षा की जो बूंदें पड़ी है धरती पर ठंडी ठंडी, तो हवाएं भी कैसी हो गई, ठंडी हो गई है। हिलती है डालियां सबके। और हवा के चलने से जो पेड़ पौधे शांत थे वह भी क्या करने लगे, हिलने लगे हैं, जैसे कि अपनी खुशी जता रहे हो, अपने खुशी से डोल रहे हो। बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी अब बागों में वर्षा के सुंदर ठंडे रूप से के आने से, बूंदे पड़ने से बागों में भी ऐसा क्या लग रहा है कि गीत गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बागों में गर्मी के तपिश से जो पेड़ पौधे सूख गए थे अब क्या हो गए हैं, खिल उठे हैं। पानी की बूंदें पड़ने से वो खिल उठे हैं। गर्मी के बाद जो बारिश आती है तो उसमें आप देखिएगा वातावरण क्या हो जाता है, पूरा हरा भरा हो जाता है। इससे जो मालिनी हैं, जो बागों की रक्षा करने वाले होते हैं, वह क्या हो रहे हैं, गीत गा रहे हैं। अब मेरे बाग सूखेंगे नहीं, अब हरियाली चारों तरफ आएगी। नहीं, आगे की पंक्तियाँ, तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। और तालों में, तालों मतलब तालाब में नहीं, तालाब में क्या है, जलचर। जलचर मतलब जल में रहने वाले जीव। तो जल में जितने भी जीव रहने वाले हैं, जिसको पानी की कमी थी या कम पानी में जहाँ रहना उनको सुविधा नहीं हो रही थी, वह अब क्या है, प्रसन्न है। नहीं, जल में रहने वाले जीवों के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, भरपूर मात्रा में जल चाहिए। तो अब वर्षा के आने से उन्हें भरपूर जल प्राप्त होगा और वो कैसे हैं, बहुत प्रसन्न होते हुए हैं। नहीं, लाखों पपीहे जो हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, झूम झूम के वर्षा ऋतु के आने पर ये जो पपीहे हैं, पपीहे, मोर, ये सब जो पक्षियां हैं, नाचती है, गाती है और उसके बहुत पूरे आवाज़ से वातावरण क्या होता है, गुंजायमान हो जाता है। चारों तरफ पपीहे और मोर की आवाज़ आती है। और ये क्यों खुश है, क्योंकि जो उनका जो ग्रीष्म का ताप था, गर्मी का जो तपिश थी, ताप थी, नहीं, वह क्या हो रही है, वह जा रही है, वह खो रहे हैं, इसलिए सब खुश हैं। आगे की पंक्तियाँ, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। और ऐसा लग रहा है कि वन में चारों तरफ क्या है, मोर जो हैं नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, सारे मोर नाच रहे हैं। अभी तुरंत मैंने बताया कि वर्षा ऋतु के आने पर मोर खुश होकर क्या करते हैं, प्रकृति का स्वागत करते हैं। और वर्षा ऋतु के आने पर मोर खुद ब खुद
नाच उठते हैं। बादल गरजते ही क्या कहते हैं, वर्षा का अंदेशा होते ही बादल क्या कहते हैं, मोर नाचने लगते हैं। मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, और हर तालाब में जहाँ पानी का स्रोत है, जहाँ मेढक होते हैं, वह टें 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 करके जो गीत गाते हैं उस समय वह भी क्या लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। यानी गर्मी में जो सारे जीव जंतु एकदम शांत हो जाते हैं, अपने घरों में दुबके रहते हैं, चाहे वह पशु हो पक्षी हो, वो भी क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु के आने पर स्वागत में क्या हो रहे हैं, गीत गा रहे हैं। आगे की पंक्तियाँ, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। और गुलाब चारों तरफ खिले हुए हैं, सौरभ उड़ा रहा है, सौरभ मतलब सुगंध, सौरभ का शाब्दिक अर्थ सुगंध होता है। चारों तरफ बागों में गुलाब खिले हुए हैं और उसकी सुगंध चारों तरफ उड़ रही है। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, और बाग में चारों तरफ एकदम सुख ही सुख है, खुशी ही खुशी है, और चारों तरफ खुशी छा रही। आमोद का मतलब खुशी छा रही है। चलते कतार बांधे देखो ये हंस सुंदर, और वर्षा के आने पर और कौन सा रूप है कि तालाबों में, नदियों में कतार बांधकर हंस के सुंदर सुंदर जोड़े आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो कतार बांधे, यहाँ देखो हंस सुंदर दिख रहे हैं। गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, और यहाँ पर जो हंस क्या कहते हैं, कतार बांध कर जो गीत गाते हैं, देखो ये सुंदर गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। और क्या कहते हैं, खेतों में ये किसान का मन को हर लेते हैं। ये जो काम कर रहे हैं, जो मतलब कड़ी मेहनत करके वो खेतों को अब गुड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जो खेत सूख गए थे, अब नई फसल के लिए उनको तैयार करना है। ये सारे हंस कतार में बांधे किसान के मन को हर रहे हैं। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। तो अंतिम की पंक्तियों में सार स्वरूप अंत में वह एकदम उपसंहार में कह रहे हैं कवि कि देखो इस प्रकार से जो रूप है वर्षा बहार, जो बहार बनकर धरती पर आई हुई है, और ऐसा लगता है कि सारे जगत की शोभा इसके ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि पानी का स्रोत वर्षा एक मुख्य साधन है पानी के स्रोत के लिए। और जितनी भी भारतीय कृषि भी किस पे मुख्यतः अभी भी किस पर निर्भर है, वर्षा के जल पर निर्भर है। और वर्षा के आने से चारों तरफ क्या आ जाती है, हरियाली ही हरियाली आ जाती है। गर्मी के मौसम में हम पानी की कमी हो जाती है, और पानी मनुष्य की मुख्य आवश्यकता है, और वर्षा के आने पर उसकी पूरी तरह से आपूर्ति हो जाती है। जलाशयों में, नलकूपों में, सब जगह जल का भंडार भर जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि सारे जगत की शोभा इसी के ऊपर है, वर्षा के ऊपर ही है। तो ये बहुत ही सुंदर वर्षा के प्रशंसा के लिए बहुत ही सुंदर ये कविता हमने देखी, जो कि मुकुटधर पांडे जी ने बहुत ही सुंदर क्रम में और बहुत ही आकर्षक तरीके से एकदम छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हुए, सुंदर सुंदर वाक्यों का प्रयोग करते हुए बहुत ही सुंदर रूप प्रस्तुत किया है। तो ये क्या कहते हैं, कविता की पंक्तियाँ थी। अब इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ हम चले कि प्रश्न अभ्यास के माध्यम से और कौन सी बात इसमें कही जा रही है, कौन सी विषय वस्तु इसमें आई है। छोटा सा प्रश्न अभ्यास है, चलिए हम इसको भी देख लें। प्रश्न अभ्यास पहला, प्रस्तुत कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न में मैंने जो अभी इसकी व्याख्या की कि इस कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन करना है। तो वर्षा ऋतु आई है तो प्रकृति का वातावरण कैसा हो गया है, और ये जो व्याख्या है पंक्ति के माध्यम से वही आपको इन शॉर्ट में करके आपको कर देना है। ठीक है, तो जैसे कैसे करिएगा, प्रस्तुत कविता वर्षा बहार में वर्षा ऋतु का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। इसके लेखक कवि मुकुटधर पांडे जी हैं। वह वर्षा के रूप को अपनी पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। वर्षा बहार आई हुई है, वर्षा ऋतु आई है जो मन को लुभा रही है। पूरे आकाश में
एक अनूठी छठा है, अनूठा रूप है, सुंदर रूप है जो चारों तरफ दिख रहा है। वर्षा के आने से बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं और हवाएं भी क्या हो गई है, ठंडी होकर चलने लगी है। पूरे पेड़ पौधे झूम रहे हैं हवाओं के चलने से। बागों में क्या होता है, मालिनी सुंदर गीत गा रही है क्योंकि चारों तरफ बागों में हरियाली आने वाली है। तालाबों में जो जीव हैं, जल में रहने वाले जो हैं, वह क्या होते हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि उन्हें भरपूर पानी मिलने वाला है। लाखों पपीहे गाते हैं क्योंकि उन्हें अब ग्रीष्म की गर्मी से, गर्मी मौसम की गर्मी से उन्हें छुटकारा मिलने वाला है। बागों में मोर नृत्य कर रहे हैं, मेढक अपना आवाज़ से सबको लुभा रहे हैं। चारों तरफ गुलाब खिला है और उसकी सुगंध फैली हुई है। अब बागों में बहुत ही खुशी छाई हुई है। हंसे कतार बांधकर मन को मोह रही है, किसान के मन को भो रही है। इस तरह वर्षा इस धरती पर आई है और बहुत ही सुंदर छठा बिखेर रही है। ठीक है। दूसरा, वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में आनंद क्यों छा जाता है? तो एकदम सरल सा प्रश्न है ये। वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में इसलिए आनंद छा जाता है क्योंकि बाग बगीचों में चारों तरफ हरियाली आ जाती है। पानी की गर्मी में जो पानी की कमी थी और पेड़ पौधे सूख रहे थे क्योंकि जल स्रोत कम हो जाता है, तो वह रूप नहीं होता जो वर्षा ऋतु के आने पर होता है। तो वर्षा ऋतु के आने पर उन्हें भरपूर पानी मिल रहा है और जो पेड़ पौधे हैं वो धुले धुले से एकदम खिले खिले से नज़र आते हैं और चारों तरफ एकदम हरियाली है। इसीलिए ऐसा लगता है कि चारों तरफ आनंद का माहौल हो, सुंदर माहौल हो। ठीक है। और क्या कहते, तीसरा, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह की जब प्रश्न आए तो हम कैसे करते हैं, पहले क्या कहते हैं, पाठ का परिचय, फिर कवि परिचय, उसके बाद मुख्य भाव बताते हुए कविता का पंक्ति का अर्थ बताते हैं। नहीं, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक वर्षा बहार से ली गई है, जिसके कवि मुकुटधर पांडे जी हैं और इस कविता के माध्यम से वर्षा के आने पर, वर्षा ऋतु के आने पर जो वातावरण का सुंदर रूप, प्रकृति का जो सुंदर वातावरण रूप दिखाई पड़ रहा है वह दिख रहा है इसमें। उसी क्रम में यह बात कही गई है, यह पंक्ति आई है कि वर्षा ऋतु के आने पर और जो गुलाब का फूल है वह बड़ा ही सुंदर, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, यानी कि हर तरफ खूब सुंदर गुलाब खिले हुए हैं और क्या कहते हैं, सौरभ, सुगंध जो हो रहे हैं, गुलाब का जो सुगंध है वह उड़ा रहे हैं, यानी पूरे वातावरण में उसकी खुशबू फैला रहे हैं, अपनी गुलाब की खुशबू फैला रहे हैं। ख नंबर भी उसी तरह होगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक वर्षा बहार कविता से ली गई है, जिसके कवि मुकुटधर पांडे जी हैं। इस कविता के माध्यम से वर्षा ऋतु का बड़ा ही मनोहारी सुंदर वर्णन किया गया है और वर्षा के आने पर प्रकृति का जो रूप है, जो रूप परिवर्तन है और जो बहुत ही आकर्षक है उसको दिखाया गया है। उसी क्रम में यह बात कह रही है, गाते हैं गीत कैसे, किसके बारे में कह जा रहा है? यह किसान के बारे में कहा जा रहा है कि देखो कतार बांधकर हंसें चल रही है और किसान क्या कहते हैं, खुश हैं, बहुत उमंग में है। वो क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं और अब मन की खुशी को गीतों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं और मन को हर रहे हैं। यह जो वर्षा का आगमन है उससे वह किसान के मन को हर रहा है। ठीक है। तो ये प्रश्नाभ्यास थे। अब पाठ से आगे अपने अनुभव के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। ये आपके लिए है। वर्षा ऋतु के आने पर आप कैसा अनुभव करते हैं, कौन सा रूप आप देखते हैं, ये आपको कैसा लगता है, इसका वर्णन करना है। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के आने पर आप कैसा महसूस करते हैं। दोनों मिलता जुलता प्रश्न है, दोनों करना है आपको। वर्षा के जल से क्या क्या लाभ है,
आपको ये पता है, आप इसको जानते हैं कि वर्षा के जल से सबसे पहले जो जल की है उसकी वर्षा के जल से निम्नलिखित लाभ हैं, ऐसे करके लिखना है। जैसे पहला, वर्षा के आने से, वर्षा ऋतु के आने से चारों तरफ जलाशयों में, नलकूपों में जल की आपूर्ति होती है। दूसरा, किसानों के लिए अपने खेत में जल पटाना, क्या कहते हैं, फसलों के लिए जो जल चाहिए उससे उसकी आपूर्ति होती है। तीसरा, वर्षा के ऋतु के आने से बागों में, खेतों में, खलिहानों में, क्या कहते हैं, चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। चौथा, वर्षा जल का उपयोग हम फ्यूचर में आने वाले जल के उपयोग के लिए कर सकते हैं और इसमें कोई टैक्स नहीं होता है, आदि आदि। ठीक है। चौथा, वर्षा के जल को किन किन तरीकों से संरक्षित किया जा सकता है। तो वर्षा के जल को किन किन तरीकों से संरक्षित किया जा सकता है, से जलाशय बनाकर, तालाब बनाकर, क्या कहते हैं, भविष्य के लिए, हर चीज़ के उपयोग के लिए जो हमारी आवश्यकता है, चाहे खेतों में जल देने के लिए हो, क्या फसल उपजाने के लिए, या फिर पेयजल की आपूर्ति के लिए, या और भी जो जल के का उपयोग हम करते हैं, जिस रूप में करते हैं उसको संरक्षित करके हम कर सकते हैं। तो जलाशयों का रूप देकर हम वर्षा जल का संचित कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, खेतों में बड़े बड़े मेढ़ बनाकर, क्या कहते हैं, बहुत दिनों तक उसके जल को हम, क्या कहते हैं, खेतों को नमी बनाए रख सकते हैं, उससे भी उसका संरक्षण किया जा सकता है। और भी जो स्रोत हैं, आप इसमें गूगल से पता लगाकर आप उसके बारे में जानकारी एकत्र कर आप लिख सकते हैं। ठीक है। पाँचवा, यहाँ कविता की प्रथम पंक्ति दी गई है, इसके आधार पर अन्य 3 पंक्तियों की रचना स्वयं करिए। यहाँ पर आपके IQ को टेस्ट करने के लिए, आपको कितना नॉलेज है, आप में क्या रचना शक्ति है, इसके लिए ये प्रश्न दिया है। बादल बरसे नाचे मोर, और इसी तरह से मिलता जुलता पंक्ति, आपको 3 पंक्ति लिखना है। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा। व्याकरण में निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। सुख, दुख। प्रसन्न, दुख, दुखी, नहीं, अप्रसन्न, या अप्रसन्न होगा। सुंदर, सुंदर, कुरूप। ठंडी, गर्मी। ठीक है, इसका विलोम रूप हो गया। गतिविधि है, एक्टिविटीज़ है। वर्षा ऋतु में आपके घर एवं गांव की स्थिति कैसी हो जाती है, अपने अनुभवों के आधार पर लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों पक्ष लिखने हैं। वर्षा जब आती है तो आपके गांव में की स्थिति, आपके घर की स्थिति, क्या करते हैं आप वर्षा के जल से, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी खेतों में कैसी हरियाली आती है, कैसे जल की आपूर्ति होती है, और क्या क्या दिक्कतें आती है। वर्षा के आने पर कुछ दिक्कतें भी हैं, नालियाँ, रोडें, वो सब क्या होती है, सड़कें जो होती है हमारे, वो ओवरफ्लो करती है, नालियाँ ओवरफ्लो करती है। अगर इस सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है तो वहाँ गड्ढों में पानी भर जाता है, उसे चलने में दिक्कत आती है। तो दोनों बातें आपको इसमें लिखनी है। ठीक है। यह आपका प्रश्न अभ्यास भी समाप्त हुआ। आशा करती हूँ यह जो कविता की व्याख्या और प्रश्न अभ्यास में मैं आपकी सहायक होऊंगी। अगले वीडियो में फिर अगले एक नए पाठ के साथ मैं हाजिर होऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।